गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम PYQ 3 करते हैं एंड ये हमारा है 2016 का PYQ। जैसे मैंने कहा था कि रीसेंट ईयर्स में, नॉट बिल्कुल ही रीसेंट ईयर्स में बट उनसे और रीसेंट ईयर्स में MCQs नहीं होते थे, थियोरेटिकल एग्ज़ाम ज़्यादा होता था। तो नाउ लेट वी टॉक अबाउट 2016 का एग्ज़ाम पेपर। सो इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है rather than your MCQ questions। अब चलो लेट्स मूव ऑन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीडिंग इन अ फिक्चर फॉर टूर्नामेंट। फिक्चर वाले चैप्टर से है। द थिंग इज स्पेशल एडवांटेज कह लो या फिर in the terms of if I give you a proper definition 1 marker की, then it's in seeding strong teams या players are arranged in a fixture in a manner so that they do not meet each other in first round। जैसे ये दो अगर अच्छे प्लेयर्स हैं, ये A टीम और B टीम है, इंडिविजुअल भी कंसीडर करो और ग्रुप में भी, ये दोनों अच्छे हैं। अगर हम इन्हें फर्स्ट राउंड में ही एक पूल में डाल देंगे, एक साथ डाल देंगे, तो है तो दोनों ही टीम अच्छी है, दोनों इंडिविजुअल अच्छे, एक टीम नॉकआउट हो जाएगी, एक बचेगी, तो आगे टूर्नामेंट में मज़ा नहीं रहेगा। तो ताकि अच्छी टीम्स एक दूसरे को पहले ही राउंड में मिलके नॉक्स ना कर दे, लंबा मैच चले एंड मज़ा आए, उस चीज़ के लिए हम सीडिंग डालते हैं। सो it is a strategical placing top ranked teams in a bracket so they do not meet until the later rounds। मतलब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स तक वो आमने सामने ना आए, ताकि अच्छी फेयर मतलब पहले ही अच्छी टीम ना निकल जाए एंड फेयर कंपटीशन हो, इसलिए। तो सीडिंग क्या होता है? सीडिंग इन अ टूर्नामेंट, दो डेफिनेशंस बता रही हूँ, दोनों में से कोई सी भी लिख लेना। पहली, सीडिंग इन अ टूर्नामेंट फिक्चर इज स्ट्रैटेजिकली प्लेसिंग टॉप रैंक टीम्स इन द ब्रैकेट सो दे डू नॉट मीट अंटिल द लेटर राउंड्स, इंश्योरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर एडवांस फर्दर एंड क्रिएटिंग मोर एक्साइटिंग मैचअप्स। ठीक है जी। एंड बाय से हम टॉप सीड, अगर चलो बाय की बाद में क्वेश्चन में ही आएगा तभी बताती हूँ। एंड इसकी शॉर्ट डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ, in seeding strong teams or players are arranged in fixture in a manner so that they do not meet each other in the first round। ठीक है, चलें आगे। now what do you mean by adventurous sports? नाम से समझ आ रहा होगा एडवेंचर है उस स्पोर्ट के अंदर। so an extreme sport involving strenuous physical activity with an element of your fear, thrill and your life risk and pleasure। ठीक है, एग्जाम्पल बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग एंड तुम्हारी जो मोटरसाइकिल एंड कार्स की रेसेस होती हैं, और बाकी वो पहाड़ पे से जो ट्रायंगल से एक उस चीज़ से एक होता है ना ऐसा, जिस पे तुम यहाँ होते हो बंधे हुए एंड वो छोड़ते हैं हम वो। तो एन एक्सट्रीम स्पोर्ट इन्वॉल्विंग स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेनियस मीन्स डेंजरस फिजिकल एक्टिविटी विद एन एलिमेंट ऑफ फियर, थ्रिल, डर, मज़ा, लाइफ को रिस्क और खुद को प्लेजर देने के लिए। ठीक है, आगे चलें। एंड ऑल्सो वन थिंग, हमेशा ऐसे मत कंसिडर रखो कि 11th-12th ही है। आई कंसीडर ऑल द PYQs एज 11th के लिए भी बेनिफिशियल हो, 12th के लिए भी एंड तुम्हारे CUT के लिए भी। एंड आगे अगर तुम इसको और परस्यू करते हो तो BA फिजिकल एजुकेशन हो गया, BPED हो गए, इन सब के लिए भी। ठीक है, तो हमेशा ये मत माइंड करो कि हमारी बुक में तो टॉपिक है ही नहीं। इट्स जस्ट फॉर नॉलेज, एक ही उसको लेके नहीं चल रही हूँ। 11th 12th CUT BA BPED इन सब के लिए भी है। ठीक है, जैसे अब यही क्वेश्चन है, बोल दो कि हमारे में तो है ही नहीं, है ना। बट अगर तुम और डीप लाइन अपनी साइकोलॉजी वाला चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें इस
एक साइकोलॉजिकल बीमारी है ये जो है, ओके। तो इट इज़ एन eating disorder in which a person repeatedly eats too much and then forces themselves to vomit. समझे? शॉर्ट ही बताया वैसे तो मैंने। अब इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में बताऊँ तो बुलिमिया इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर अंडर physiological condition, psychological condition in which a person overeats uncontrollably and follows this with behavior designed to prevent weight gain. एग्जाम्पल इसके हैं ओवर एक्सरसाइजिंग एंड पर्गिंग। पर्गिंग मतलब होता है डाइट ऑफ ईट डाइट ऑफ अलॉट, ऐसे, ठीक है, एक बारी खा के फिर मत खाओ, ठीक है जी। नाउ सजेस्ट 2 एक्सरसाइजेस फॉर करेक्टिंग फ्लैट फुट। बता रही हूँ बहुत सारी, जो सही लगे वो लिख लेना, ठीक है जी। सो सबसे पहले लिखो, सॉरी, हाँ जी, सबसे पहले लिखो पिकिंग अप मार्बल्स फ्रॉम toe. Second, sand walk. Third, Vajrasan. Fourth, skipping and तुम्हारी jumping toes पे ही, and up and down हील्स की एक्सरसाइज होती है, ऊपर नीचे करो वो। तो कोई से भी 2 लिख लेना। चलो, फ्लैट फुट एक पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है जी। एंड फ्लैट फुट समझ आ रही होगी, फुट से रिलेटेड है, जहाँ पे तुम्हारा, अगर ये एक इंसान का पैर है, समझो इसको, तो क्या दिख रहा है, ये फ्लैट ही है। नॉर्मली एक आर्क होता है, पैर में एक आर्क होता है, तो जहाँ ये वाला आर्क ना बने, तुम्हारी हील और टो वाली खाल के बीच में ये आर्क ना बने, उसे ही फ्लैट फुट कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ फ्लैट फुट के बारे में तुम्हें, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लो। अब इसके बारे फ्लैट फुट के बारे में बता देती हूँ इसमें मैं। तो फ्लैट फुट तुम्हारा, मैंने जैसे बोला, ये आर्क जो होती है उसके ऊपर होता है, ठीक है, ये फ्लैट होगा, तो ये फ्लैट फुट कहलाता है। तो और इसको हम कह सकते हैं, इसका कॉज होता है, कॉज कह रही हूँ, सॉरी, ये कॉज होता है, किसी चीज़ से बना नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, ये ज़्यादातर तुम्हारी, जब तुम 3 साल की होते हो उस एज से ही दिखना शुरू हो जाता है। ये इंजरी की वजह से, या तुम्हारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से, या तुम्हारा टिबियल टेंडन होता है वो डैमेज हो जाए, उसकी वजह से ये आर्क नहीं बन पाता। एजिंग की वजह से भी, वियर एंड टीयर, ओबेसिटी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, बीपी की वजह से, तुम्हारा अर्थराइटिस की वजह से, ठीक है। अगर मैं इसे, ये अक्वायर्ड ट्रेट हो गए, जब तुम बड़े होते हो उन चीज़ों की वजह से हो पाते हैं। अब मैं जेनेटिक्स में बात करूँ, जैसे मार्फन सिंड्रोम है, टेरेसल कोलाइजन है, डाउन सिंड्रोम है, एलर्स डैनल सिंड्रोम है, तो ये है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कोई आर्क विजिबल नहीं होता, तुम्हारे को पेन रहने लगता है एंकल में, नी में, फुट में, स्वेलिंग रहती है, एंड खड़े होने में, स्टैंड एंड रन में दिक्कत होती है, एंड तुम्हारा जो पैर है वो नॉर्मली ऐसे होते हैं ना पैर, तो वो ऐसे होने लग जाते हैं, ठीक है। तो फीट पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव फुटवेयर्स पहनो जिसमें आर्च बना सके, अच्छा वो पहनो, एंड
रेस्ट लो, ज़्यादा इम्पैक्ट मत दो, ट्राई करो वॉक करने का विद योर टो एंड हील, स्विमिंग करो, बाइकिंग करो, एक्सरसाइज करो, एक्लीज टेंडन्स की और स्ट्रेंथनिंग करो फुट मसल्स की। पेन रिलीफ के लिए OTC एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लो जिसको हम आइब्रूफेन कहते हैं। एंड वेट मैनेज करो, फिजियोलॉजिकल थेरेपी लो जिसमें तुम्हारी मसल स्ट्रेंथ और गैट बढ़ेगी। एंड इफ़ ये सब नहीं होता, लास्ट केस इज़ योर सर्जरी। बस चलो आगे बढ़ते हैं, आज का ज्ञान इतना ही। चलिए जी, नाउ व्हाट इज़ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस तुम्हारे मिथ वाले से रिलेटेड है, मतलब चैप्टर से बता रही हूँ। फूड इंटॉलरेंस नाम से समझ आ रहा होगा, खाना जो हम पचा ना पाए, ठीक, मतलब हजम ना हो, तो अ सेंसिटिविटी टू और एन इनेबिलिटी टू डाइजेस्ट, समझ रहे हो, डाइजेस्ट ना कर पाए एक पर्टिकुलर फूड इंग्रेडिएंट या सब्सटेंस को, तो हम अपनी डाइट से उसे हटा देना चाहिए। इसका और बेसिक मतलब बताऊं अगर तुम्हें, फूड इंटॉलरेंस वो होता है जिसमें तुम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर खाने की चीज़ से, पर्टिकुलर डाइट से या पर्टिकुलर किसी एक इंग्रेडिएंट से रिएक्टिव हो, मतलब वो तुम्हें चीज़ हज़म नहीं होती है, वो तुम्हारा इम्यून अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, उससे तुम्हें एलर्जी हो जाती है, खाना तोड़ नहीं पाता तो स्ट्रगल होता है, ब्लॉटिंग होती है, क्रैम्स आते हैं, गैस बनते हैं, डायरिया बन जाता है, हेडेक होता है, फटीक होता है। एंड ये ज़्यादातर तुम्हारी लैक्टोज, ग्लूटेन और एडिटिव्स को ट्रिगर करता है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ बोलते हैं हम इसमें। और बस यही है फूड इंटॉलरेंस, ठीक है, जहाँ तुम किसी एक खाने को पचा ना पाओ, कोई इंग्रेडिएंट है, सब्सटेंस है या कुछ है, ठीक है। नाउ ये देखो, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है बार बार, पिछले PYQ में भी पढ़ाया था। सो मेनार्च इज़ योर फर्स्ट पीरियड और मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, फीमेल सर्कल के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज जो होता है वो मेनार्च कहते हैं, जो 9 to 17 ईयर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो याद है ना, मेनार्च, इट्स योर मेनार्च, मेंस्ट्रुएशन एंड योर मेनोपॉज, शुरू, कंटिन्यू, ख़त्म, ठीक है, समझो उससे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What test would you suggest to measure upper body strength for aged population? अच्छा जी, 50+ वाले टेस्ट की बात कर रहे हैं, रिकलेन जॉनस में और भी कंसिडर होते हैं। सो इसके लिए हम करते हैं आर्म कर्ल टेस्ट, ठीक है जी, जिससे हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ एजेड पीपल में पता चलती है। आर्म कर्ल टेस्ट है इसका आंसर। Now what do you mean by cardiac output? Cardiac output is the volume of the blood pumped by the heart measured in liters per minute. It is a product of stroke volume and heart rate. मतलब जो मैंने लास्ट में लाइन बोली उसका बताती हूँ मतलब। इसको ऐसे लिखो, चलो, इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस तुम्हारा हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का प्रोडक्ट तुम्हारा कार्डियक आउटपुट होता है। अब और उसमें बताऊं, कार्डियक आउटपुट होता है तुम्हारी दिल की धड़कन का आउटपुट, मतलब हार्ट का आउटपुट, मतलब टोटल ब्लड जो तुम्हारा दिल 1 मिनट में, द टोटल ब्लड वॉल्यूम पम्प्ड बाय योर हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में तुम्हारा दिल कितना खून पंप कर रहा है, ठीक है। ऑफन 5 लीटर करता है तुम्हारा रेस्ट पे, भागोगे खेलोगे तो वो तो अपने आप इंक्रीज होता ही है।
तुम्हारा कार्डियक आउटपुट और बताऊँ तो दिल कितना खून पंप कर रहा है पर मिनट हम 1 मिनट में कंसीडर करते हैं। फॉर्मूला क्या है, CO इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, जो मैंने अभी ऊपर बताया। ठीक है जी, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। हार्ट रेट क्या है, 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़क रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक बार धड़कने में कितना ब्लड निकला। यहाँ पंप है मतलब खून चढ़ रहा है, यहाँ निकल रहा है। ठीक है, नॉर्मल 5 लीटर होता है, मतलब 5000 ml पर मिनट होता है। 5 to 6 लीटर रेस्ट की पोजीशन पे। और अब ये क्यों ज़रूरी है, बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब इसमें की फैक्टर्स जो याद रखनी है हार्ट रेट में, जब एच आर बढ़ता है, CO समझ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता है। स्ट्रोक वॉल्यूम में जब एक बीट में ज़्यादा मतलब एक हार्ट बीट में ज़्यादा ब्लड निकलेगा, CO बढ़ेगा, मतलब तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी से रिलेटेड है। अब एक्सरसाइज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 20 लीटर पर मिनट तक आ जाता है। सो जाते हुए कम हो जाता है, एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो बेसिक्स में कार्डियक आउटपुट पूछा था, मैंने इसके साथ का भी बता दिया क्योंकि फॉर्मूला में ये दो तीनों चीज़ इंक्लूड थी। ठीक है, चलो लैक्रिएशन टाइप ऑफ इंजरी, चलो सीधा ही लिख देती हूँ मैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, एंड लैक्रेशन इफ़ यू रिमेंबर कॉन्ट्यूशन और इन सब चीज़ों में मतलब था ये, तो इसको हम कहते हैं टॉर्न वोंड इन द स्किन अंडरलाइंग टिश्यू। इसको हम वोंड, पता नहीं कौन सी भाषा लिख दी मैंने, 1 मिनट। वोंड, ठीक है, मतलब घाव जिसे हम बोलते हैं, घाव मतलब कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से तुम्हें कट लग गया, जिसकी वजह से तुम्हें पेन हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, एंड बैक्टीरिया बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, स्टिचेस का केस बन जाता है। इसका कॉज क्या होता है, या तो बहुत तेज़ गिरे हो, या फिर व्हीकल से क्रैश कर लिया, लड़े हो, या फिर नाइफ से लग गया, किसी ग्लास से लग गया, इवन पेपर से भी कट लग जाता है, एनिमल ने बाइट कर लिया, ह्यूमन बाइट है। सिम्टम्स पेन होता है, ब्लीड होता है, स्वेलिंग होती है, और चोट के अराउंड थोड़ा थोड़ा नीला होने लगता है, एंड उस कट की वजह से वो बार बार रगड़ लगती है उसमें। ट्रीटमेंट क्या होता है, ज़्यादातर प्रेशर, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे प्रेशर बनाओ ताकि खून रुक जाए, फिर सोप और पानी से धो, देन उसको ड्रेसिंग कर दो, उसकी मतलब उसको कवर कर दो ताकि उसके अंदर गंदगी ना जाए। अगर बहुत ज़्यादा डीप कट लगा होता है तो मेडिकल अटेंशन, ऑफ कोर्स स्टिचेस लगेंगे, स्टेपल होगा, एंड प्रोफेशनल केयर ही उसको अच्छे से साफ सफाई वगैरह करेगी। माइनर लगी होती है तो कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं, स्टिचेस होते हैं तो अराउंड 6 to 8 वीक्स लगते हैं फुल रिपेयर होने में टिश्यू को। एंड अगर इसमें फैक्टर्स में बताऊँ तो लोकेशन ज़्यादातर तुम्हारी जॉइंट्स होती है, जैसे हील पे थोड़ा कम जल्दी रिकवर नहीं होता, कम धीरे रिकवर होता है। क्लीननेस चाहिए होती है, मतलब हीलिंग होगी। ठीक है, बस इतना ही। चलो, टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस एट व्हाट एंगल एन ऑब्जेक्ट शुड बी रिलीज्ड। अब तुम खुद लॉजिक लगाओ, ये तुम्हें एक एंगल बना के दे रही हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें बॉल फेंकनी है ऐसे, मतलब इस एंगल पे फेंकोगे अपने हाथ को रख के, ऐसे सीधा रख के तो फिर वो सीधा जाके वापसी आएगी ना, दूर डिस्टेंस में नहीं जाएगी। ऐसे फेंकोगे तो वो रोल हो जाएगी। ये एंगल पे फेंकोगे जब तुम, तो वो फार जाएगी, समझे? तो ये कौन सा एंगल है, ये तुम्हारा
अगर 90 होता है तो ये कितना होगा 45 डिग्री पे फेंकोगे ऑब्जेक्ट तो दूर जाएगा। सिंपल आंसर है, लॉजिक नहीं लगाना था, दिमाग लगाना था बस। एक्सप्लेन 1:1 ब्रीथिंग एक्सरसाइज फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी। इसका मतलब ये होता है इनहेलेशन, एक बार इनहेल करो, एक बार इनहेल करो, एक बार एक्सहेल करो, बस सिंपल 1:1 यही है कि मतलब एक बार सांस लियो, एक बार सांस छोड़ो, एक बार सांस लो, एक बार सांस छोड़ो, 1:1 यही है। और होल्ड नहीं करना है इसमें, बस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब तक ये 1 मार्कर्स थे, नाउ विल मूव ऑन टू द 3 मार्कर्स क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज़ इंड्योरेंस एंड हाउ इंड्योरेंस कैन बी डेवलप थ्रू फार्टलेक मेथड। अब इंड्योरेंस एक एबिलिटी है कि तुम कितने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हो विदाउट फटीग, एंड फार्टलेक मेथड से तुम्हारा इंड्योरेंस इन्हांस हो सकता है। उसमें क्या फॉलो करते हैं हम, मतलब लिखो, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रही हूँ यहाँ पे और एक्सप्लेन कर रही हूँ जो। एंड इंटरवल ट्रेनिंग, ड्यूरेशन, नेचर, फटीग, कार्डियो, इंटरवल, एंड 7th हो सकता है तुम्हारा 7 छोड़ो, चलो 6 पॉइंट्स हैं यही। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड्योरेंस डेवलप्स थ्रू कंटिन्यूस एंड इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें फार्टलैक ये कहता है कि कंटिन्यूस और इंटरवल ट्रेनिंग दोनों होनी चाहिए तो एंड्योरेंस बढ़ेगा। एंड्योरेंस डेवलप्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब फार्टलेक मेथड में वो एरोबिक वॉकिंग से एनारोबिक स्प्रिंटिंग तक भी हो सकती है, ठीक है। एंड्योरेंस डेवलप्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब फार्टलेक कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, नेचर को देख के और बंदे की एबिलिटी को देख के तुम मेथड के अंदर एक्सरसाइजेज चेंज कर सकते हो, मेथड नहीं एक्सरसाइजेज। एंड्योरेंस डेवलप्स अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, मतलब सेल्फ डिफेंस, वाओ क्या नया वर्ड है, सेल्फ डिसिप्लिन एक वाइटल रोल प्ले करता है फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड में। अब फार्टलेक ट्रेनिंग कीप्स तुम्हारा हार्ट रेट अच्छा रखता है, जिसकी वजह से इट्स गुड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। एंड जब तुम स्प्रिंट करते हो इंटरवल्स में तो वो तुम्हारे को वर्सटाइल बनाता है, वर्सटाइल मतलब फ्लेक्सिबल बनाता है, एंड इट इज़ नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है जी। एक्सप्लेन कर दिया है, लिख लेना सेंटेंस बना के अपने आप। मैंने तुमको पॉइंटर्स बताए मेन जो लिख सकते हो इस आंसर में। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर्स, राइट इन ब्रीफ। वैसे 3 नंबर का है तो तुम 2 या 3 मेथड इन 7 में से लिख सकते हो, कहाँ गया, 2 या 3 मेथड लिख सकते हो, आधा आधा नंबर कंसीडर हो जाएगा। चलो, इसकी बात कर रहे थे बैड पोस्चर्स की, बोलो क्योंकि मेरे पास 15 पॉइंट्स हैं तो मैं बताने के लिए इसमें बोल रही हूँ, जस्ट लिसन एंड राइट। हेरिडेटरी हो सकता है, जिसको हम कॉग्निटल भी कहते हैं, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से हो सकता है, लो न्यूट्रिशन डाइट जिसे हम कहते हैं, मसल वीकनेस या पुअर कोर स्टेबिलिटी, जॉइंट स्टिफनेस जिसको हम वेरी हाई टोन मसल भी कहते हैं, एक्सीडेंट या डिजीज़, लाइफस्टाइल, फैशन, lack of education, awareness of correct posture, delicacy and imitation, bad habits, obesity, fatigue, lack of rest and sleep, और क्या हो सकता है, हाँ, lack of proper exercises, unsuitable furniture या poor ergonomic या फिर poor way of carrying weight। तो इतने सारे बता दिए, कोई सा भी लिख लेना, 3 नंबर के हैं तो 4 लिख के आना, आधा आधा लग जाएगा, ठीक है जी। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड मिथ एंड डिस्कस ब्रीफली अबाउट फूड मिथ। फूड मिथ क्या होता है, पिछले PYQ में भी था ये क्वेश्चन। फूड मिथ वो होता है जो हमने एक अंधविश्वास बनाया हुआ है किसी भी खाने को लेकर कि ये करोगे इसके बाद ये नहीं होगा। तो फूड मिथ मीन्स अ लेजेंडरी स्टोरी अबाउट फूड विद और विदाउट अ डिटरमिनेट बेसिक और फैक्ट।
मतलब एक साइंटिफिक प्रूफ के बिना तुमने वो मिथ बना रखी है। मिथ होती है अंधविश्वास कि क्या खाऊं, कैसे खाऊं, कब खाऊं, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, अपने आप ही प्रधान बन रहे हो वो वाली बात है, ठीक है। तो मिथ्स क्या क्या हैं, जैसे पोटैटो मेक्स यू फैट, ज़्यादा पानी पियोगे खाने के बाद तो तुम्हारा डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, फैट फ्री प्रोडक्ट्स तुम्हें वेट घटाने में काम करते हैं। मिथ्स बता रही हूँ ये, ठीक है, बता नहीं रही कि इन चीज़ों से ये चीज़ होती है, मिथ बता रही हूँ कि गलत फहमियाँ हैं जो। एग तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती है, अगर तुम छिलका उतार के खाते हो सब्जी और फ्रूट्स का, मतलब कुछ सब्जी का समझ आता है, कुछ सब्जी का नहीं, तो तुम्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। अगर तुम फ़िश के बाद डायरेक्ट मिल्क पी लो तो वो दिक्कत करता है। अगर तुम ज़्यादा टाइम, अगर तुम अपने आप को भूखा रखोगे तो तुम्हारा वेट घटेगा। घी प्रेगनेंसी के बाद मतलब घी खाना चाहिए। एक्सरसाइज से तुम्हारी ज़्यादा भूख बढ़ जाती है। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं, वैरी करता है, ये कोई मेन मिथ नहीं है लिखी हुई साइंटिफिक। और ये नेसेसरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही लो हर रेस से पहले, और हर स्पोर्ट्स ड्रिंक सेम नहीं होती, एंड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। इतने सारे बता दिए, इनमें से कोई सा भी लिख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 15, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 6 टीम्स ऑन लीग बेसिस फॉलोइंग द साइक्लिक मेथड। पहले ये मैंने फोटो लगाया हुआ है, इफ यू कुड सी हियर, देखो दिख रहा है, आई कुड नॉट यूज़ पेन जूम करके। चलो पहले तुम्हारी नंबर ऑफ टीम्स 6 हैं, मैचेस निकाल लें। फॉर्मूला क्या है, n बाय 1 डिवाइड बाय 1 बाय 2। अब डालो इसमें 6 बाय 1 बाय 2 कितना बैठा, सी और 5, ठीक है जी, और 15, और फिर 6 इंटू 5 और डिवाइड बाई 2 बाई 30 हो गया तुम्हारा 15 बैठा नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, n-1, तो 6 - 1 तुम्हारा 5 हो गया। तो अब हमारे को बेसिक्स मिल चुके हैं हमारे, मतलब n टीम, अच्छा ब्लैक ही हो गया, तो n टीम है, मैचेस 15 हैं और राउंड्स 5 हैं। अब साइक्लिक मेथड बनाए, राउंड 1 6 बाय, पहले 6 की 6 टीम्स लिख देनी है। देखो साइक्लिक मेथड का सिंपल बताऊँ, तुम्हें दिख रहा होगा, खुद ही देख लो तुम। ये जो तुम्हारा मेन कितनी टीम है, 6 टीम है ना, तो वो अपनी ही प्लेस पे है। हाइलाइट से बताती हूँ, वो अपनी प्लेस पे है, देखो वो अपनी प्लेस पे है। सबसे इजी है ये, अगर मैं बोलूँ तुम्हें तो। 1 कहाँ था, ऊपर, 1 नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, बस इतना ही होना था इसका काम। नेक्स्ट तुम्हारा 2 कहाँ था, फिर वो नीचे आ गया, फिर साइड आ गया, फिर ऊपर आ गया, ठीक जी। और फिर यहाँ के बाद 6 अपनी जगह, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ नंबर है ना, ये अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा, तो ये यहाँ के बाद सीधा यहाँ आएगा, तो ये देखो ये रहा, ठीक है। नाउ 3 इधर था, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब ये नेक्स्ट राउंड में ऊपर पहुँच जाएगा, फिर नेक्स्ट राउंड में नीचे पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही है तुम्हारा, ठीक है, देख लो। चले, ये सबसे इजी यही है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग रन फॉर यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कमिटीज़। अच्छा, कुछ कमिटीज़ दिए हुए हैं, उनका काम बताना है। एसिडरेशन कमिटी में तुमको जो एक्टिव, जहाँ पे वो परफॉर्मेंस या एक्टिविटी होनी है, उस सेंटर को मैनेज करना होता है, रजिस्ट्रेशन करानी होती है, एंड जितना भी तुम्हारा प्रोडक्ट लेना देने का काम है वो ये कराता है, एंड किसको क्या राइट है और कितने प्रिविलेज हैं, पार्टिसिपेट को कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कितना एरिया तक, दरिया तक, वो ये कहाँ गई, ये वाली कमेटी करती है। टेक्निकल कमेटी में बात करूँ तो तुम्हारी फील्ड कॉम्पिटिटर्स और ऑफिशियल सेफ रहें, इंश्योर रखना है,
एंड रूल्स बिल्कुल फेयर हों, किसी के फेवर में ना हो ये, एंड क्वालिटी और टेक्निकलिटी इक्विपमेंट्स में अच्छी हो ये। फाइनेंस कमेटी तुम्हारा बजट और फाइनेंस प्लान करती है, फाइनेंशियल एक रिपोर्ट निकालती है स्टार्ट टू एंड ऑफ द इवेंट की, एंड इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटेबिलिटी पॉलिसीज़ को देखती है। ठीक है, तीनों कमिटीज़ के तीन तीन चार चार पॉइंट बता दिए मैंने। नाउ नेक्स्ट, राइट ब्रीफली व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। 10 बता रही हूँ, कोई से भी लिख लेना, 3 मार्कर्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आधा आधा मार्क्स लगा के उस हिसाब से लिख लेना, 3 या 4 पॉइंट्स। बूस्ट मेंटल वेलनेस, इम्प्रूव फिजिकल वेलनेस, बूस्ट तुम्हारा एनर्जी लेवल, तुम्हें एंथुजियाज्म और ऑप्टिमिज्म बनाती है, तुम्हारी एंजाइटी और डिप्रेशन को काउंटर करती है, तुम्हारे को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती है, टेंशन रिलीज़ करती है, तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम्हारे को खुद की सेल्फ इमेज जो है वो इम्प्रूव होती है, तुम्हारी जो क्रॉनिक इलनेस है या कोई भी बीमारी है तुम्हें वो डिले होती है, और तुम्हारी एजिंग को भी ये डिले करता है। ठीक जी, चले आगे। चलो, नाउ ओह क्वाइट अ बिग क्वेश्चन। ग्रुप, अच्छा ठीक है, ये यहाँ से पढ़ते हैं। व्हाट आर द ये तो बोलते हैं ना एक ज्ञान हो गया, अब आगे पढ़ते हैं मैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज फॉर अ चाइल्ड टू यूज सच बैंड सब्सटेंसेस, व्हाट वैल्यूज आर देयर। अच्छा चलो पहले पार्ट की बात करें। डिसएडवांटेज लिखनी है, कॉम्प्लिकेशंस लाइक योर स्ट्रोक, लाइक डेथ भी हो सकती है, तुम्हें साइकोसिस भी हो सकता है, सेक्सुअल डायफंक्शन हो सकता है, तुम्हारी हार्ट रेट और बीपी भी बढ़ सकता है। ये हैं इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट वैल्यूज़ हैव बीन, उस लड़के ने क्या वैल्यूज़ दिखाई थी। अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से उस लड़के ने क्या वैल्यू दिखाई। ठीक है, वो ड्रग व्रग ले रहा है, उस चीज़ का है तो पढ़ लेना। इसका आंसर होगा कि रिस्पेक्ट एंड फॉलो द रूल्स ऑफ गेम, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, मोरालिटी एंड एथिक्स दिखाए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट पर्सनालिटी ट्रेट ही हैड शोन बाय रिफ्यूजिंग टू हिज टीममेट्स। अच्छा, ऑनेस्ट था, स्ट्रॉन्ग विल पावर थी उसकी, एंड वो बहुत फर्म एंड काम था सब चीज़ बताने में और करने में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ऐसे क्वेश्चन अच्छे आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहे तो नंबर ज़्यादा है। चलो, लीडर्स कैन बी ट्रेन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, जस्टिफाई योर आंसर। पॉजिटिव में देना है आंसर, कोई नेगेटिव नहीं है। तो पॉइंट्स लिखो, 5 बता रही हूँ, उनमें से कोई से भी लिख लेना। इसमें तुम लिखो कि अपॉइंटिंग एज अ लीडर और कैप्टन ऑफ अ टीम। लीडर्स को, तुम्हें कोई लीडर बनाना है, तुम उसे कैसे ट्रेन करोगे, किसी टीम का कैप्टन बना दो। टीम का कैप्टन, इसे क्या हो गया, टीम का कैप्टन बना दो, असाइनमेंट्स दो, चैलेंज दो, उसे ड्यूटीज़ दो, उसकी क्वालिटी निखरें। इंटरमोरल कॉम्पिटिशन्स में उसको एक ऑफिशियल वाली पोजीशन दो काम कराने के लिए, उसको एज अ मेंबर या इंचार्ज बनाओ कमिटीज़ में, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाओ, समझाओ, बताओ, ऑर्गेनाइज और कंडक्ट कराने की टीम। ठीक है, चले 3 मार्क्स है, 3 लिख लेना, 4 लिख लेना, आधा आधा नंबर का एक पड़ेगा फिर। चलो, एडुकेट द मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, डिस्कस अबाउट। हाँ, मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू जितना मतलब चिल्ड्रन की जो एबिलिटी है अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की। अपनी बॉडी मूवमेंट्स, एक इंडिविजुअल बच्चे अपना बॉडी मूवमेंट कैसे कंट्रोल करता है उसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। चलना, कूदना, फेंकना, चढ़ना, जॉग करना। ठीक है, एंड फैक्टर्स जो इसे इफेक्ट करते हैं, चाइल्ड की ग्रोथ, जेंडर, बायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इम्यूनाइजेशन भी, न्यूट्रिशन भी, एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, तुमको अपॉर्चुनिटीज़, सेंसरी इम्पेयरमेंट भी है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ भी है, एंड ओबेसिटी भी एक रीज़न हो सकता है। चलो नेक्स्ट,
Discuss in detail about the Aphair motor fitness test. Specify mentioning the various test batteries in its administration. Easy question है. Aphair motor fitness test batteries में आता है तुम्हारा पुलअप्स, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग गर्ल्स के लिए बोलते हैं, फ्लेक्स्ड लेग सिटअप्स, शटल रन, स्टैंडिंग. अगर तुम्हारा अपना फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल याद है वही, उसमें से तो तुम्हारा 6 यार्ड वॉक या रन आ गया, 50 मीटर डैश हो गया, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप हो गया, शटल रन हो गया, लेग सिटअप हो गया, पुल अप हो गया. बस यही है सेम जो तुम्हारा अगर क्लास 12 का फिजिकल प्रैक्टिकल हुआ होगा उसी के हैं, बस इसमें जो ऐड हुआ है वो शटल रन और सिटअप हुआ है ऐड. ठीक है, चलो. फीमेल एथलीट ट्रेड के डिस्कस इन डिटेल अबाउट फीमेल एथलीट ट्रेड. 3 फीमेल एथलीट ट्रेड बता रही हूँ. फर्स्ट इज़ योर अनीमिया, सेकंड इज़ योर ऑस्टियोपोरोसिस, थर्ड इज़ योर अमीनोरोहा. ठीक है जी. अब इसको मतलब तीनों को एक्सप्लेन करना. 3.5 मार्क्स, ये वैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 3.5 मार्क्स के हिसाब से 2 एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे देना, 2 की, वो तुमको आधा आधा डिवाइड मार्क्स देंगे. अब मैं इनके बारे में तुम्हें बता देती हूँ, एज ऑफ अ शॉर्ट नोट बता दूँ तो एनीमिया होता है एक तुम्हारा मेंस्ट्रुअल डायसफंक्शन. इसमें मतलब तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन 3 या 3 से ज़्यादा मंथ्स के लिए बंद हो जाती है, या फिर थोड़ा मतलब जो एक प्राइमरी एज होता है ना 15 to 16, उस टाइम तुम फेल हो जाते हो. मतलब फेल इन द सेंस कि उस टाइम तुम्हें ये नहीं हो पाता. ये ज़्यादातर क्यों होता है, जब तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो मतलब तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चल रही होती है, लो एनर्जी. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये एक लो बोन डेंसिटी की चीज़ है. मतलब तुम्हारे बोन्स के अंदर इतनी एफिशिएंसी है नहीं कि वो ऐसे मतलब चीज़ें हैंडल कर सके जिनकी वजह से हाई रिस्क फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. सॉरी ये वाला ऑस्टियोपोरोसिस का बताया. इससे पहले जो मैं बता रही थी तुम्हें मेंस्ट्रुअल डायसफेक्शन, वो तुम्हारा अमेनोरोहा है. अनीमिया बताती हूँ. अनीमिया होता है मतलब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, पुअर न्यूट्रिशन, तुम्हारे इसे हम डिसऑर्डर ईटिंग कहते हैं. इसकी वजह से तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तुम नेगेटिव रहते हो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट करता है, और इसी की वजह से हाई रिस्क होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का. चलें जी, इतना ही है इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आ रहा होगा, समथिंग रिलेटेड योर चेस्ट, लंग्स, ब्रीथिंग का इनहेल एक्सहेल. तो इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं. टाइडल एयर कैपेसिटी बढ़ती है, वाइटल एयर कैपेसिटी बढ़ती है, रेसिडुअल एयर वॉल्यूम बढ़ती है, तुम्हारे लंग्स और चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होती है और ऑर्गन्स तक पहुंच पाती है, गैस एक्सचेंज कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, डायाफ्राम और मसल तुम्हारा स्ट्रेंथ आ जाती है, तुम्हारा एल्वोलस जो होता है वो एक्टिव हो जाता है जो कि अनयूज्ड रहता है हमेशा, तुम्हारी एंड्योरेंस इन्हांस होती है, तुम्हारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज़ हो जाता है, एंड तुम्हारी सेकंड विंड को ये अवॉइड करता है, डिजीज़ से बचाता है, और तुम्हारा जो रिकवरी रेट होता है वो भी तेज़ हो जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. व्हाट डू यू मीन बाय कॉपिंग. डिस्कस इन डिटेल द प्रॉब्लम, फोकस ऑन इमोशन. अच्छा, कॉपिंग का मतलब होता है अपने पर्सनल या इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम्स को तुम कैसे टॉलरेट कर रहे हो. मतलब सीकिंग टू मास्टर या अपनी स्ट्रेस को या कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर रहे हो, उसको हम कोपिंग कहते हैं. जिसको हम बोल देते हैं ना कोप अप, कोपिंग अप, वो यही है कि अरे चल चल आगे बढ़. ये चीज़ प्रॉब्लम जो इससे प्रॉब्लम जो हम फोकस कर सकते हैं कोपिंग के लिए, मतलब स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्या वेज़ हैं या फिर क्या मेथड्स हैं जिससे हम कोप अप कर सकते हैं. अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एनालाइज करो कि कहाँ से दिक्कत है, कंट्रोल रखो, अपने कोच या टीचर से बात करो, इन्फॉर्मेशन निकालो कि किस वजह से हो रही है, अपनी लिमिट्स पता रखो, एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन को चेंज नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, अपने गोल्स को रीसेट रखो, मतलब एक सेंटर, एक एम रखो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, एंड प्रॉब्लम से लड़ो, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो.
कोई भी 2-3 क्वेश्चंस को कर देना। ये तो मैंने तुम्हें फोकस्ड में बताई। नाउ इमोशन फोकस्ड की स्ट्रैटेजीज बताऊँ। ये तुम्हारी थी प्रॉब्लम फोकस्ड। अब बताती हूँ इमोशनल फोकस्ड। इमोशनल फोकस में यू कैन राइट इज इमोशनल फोकस। ये 2 टाइप हैं, प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशनल फोकस। ये एक तो प्रॉब्लम फोकस्ड एक टाइप है एंड इमोशन फोकस, ये प्रॉब्लम फोकस का बताया। अब इफ़ आई टेल यू अबाउट योर इमोशन फोकस्ड, तो इसमें तुम्हारी नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स को हमें घटाना होता है। जैसे तुम्हारी फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, जल्दी एक्साइटमेंट हो जाते हो, फिर एकदम ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो उस चीज़ के लिए, तो इसके लिए यूजिंग ड्रग्स इन द सेंस ऑफ गुड, नॉट योर स्टीरॉयड्स थिंग। अपनी रियलिटी को डिनाई ना करना, मेडिटेट करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, वेंट आउट ऑफ योर इमोशंस, मेंटली डिसर्जनिंग योर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, रोना, अवॉइडेंस दिखानी और बिल्कुल वर्ड्स टू वर्ड्स कर देना, अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इग्नोर करना, एंड डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ लाइक टीवी, ईटिंग। बस यही है इसमें, ये 2 टाइप्स हैं, बस ये याद रखना, कॉपिंग के ये 2 टाइप्स हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the impact of high altitude on athletes? What measures would you suggest to reduce its impact? तो हाई ऑल्टीट्यूड इम्पैक्ट जो एथलीट्स पे पड़ता है वो ज़्यादातर तुम्हारा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को लेके पड़ता है। मतलब at high altitude the availability of oxygen to the body is less than at sea level। मतलब जितना हाई ऑल्टीट्यूड उतना बॉडी फोर्स करती है तुम्हारी आरबीसीज को ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए, ताकि तुम ऑक्सीजन की कैपेसिटी को चेज़ कर पाओ, डेफिशिएंसी ना हो। अब हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से एथलीट्स को सनबर्न्स हो जाते हैं, सनबर्न स्किन जल जाती है, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, एंड इनफैक्ट हायर ऑल्टीट्यूड से तुम्हारी फंक्शनल डिसऑर्डर जैसे माउंटेन क्लाइम हो गया, ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, ये सब भी होती हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हो? मतलब स्लो एक्सेंट रखो, अपने आप को कंडीशंस में धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, मतलब उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करो। जैसे तुम्हारी ऑल्टीट्यूड सिकनेस है तो रेस्ट लो, सेम ऑल्टीट्यूड पे जाने से अच्छा रेस्ट लो। अगर सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं पैनिक मत करो, ज़्यादा बढ़ाओ मत, कम से कम ऑल्टीट्यूड पे रहने की कोशिश करो एंड टेक डॉक्टर्स हेल्प। ठीक। Now, what do you mean by the term energy? Discuss about kinetic and potential energy with suitable examples for sports. I think it's last. Yeah. But not least. Yes. चलो, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज़ दी कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक वो स्टेट है कि एक इंडिविजुअल कितना काम कर पा रहा है। अब उसके अंदर एक टाइप आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है दैट इज़ जो एक मोशन की वजह से हो रही है, मतलब द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि तुम्हारा स्पीड। मतलब इफ़ जैवलिन मैक्सिमम स्पीड पे है तो वो काइनेटिक एनर्जी है, पर जब वो ग्राउंड को टच करेगा तब वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक। मतलब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड करती है। जैसे अगर एक तुम्हारा शॉट पुट जो होता है, शॉट पुट इफ़ यू नो, गोल भारी चीज़ जो होती है वो गोला, दैट शॉट इज़ तुम्हारा 16 लैप्स और एक शॉट है तुम्हारा 8 लैप्स का। तो दोनों ट्रैवल तो सेम स्पीड पे करेंगे, पर 16 लैप का शॉट ज़्यादा करेगा रैदर दैन योर 8 लैप शॉट ड्यू टू मास। ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है एट द उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कंडीशन की वजह से। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कंडीशन। अब जैसे आर्चरी एक गेम है, अब उसमें तुम अपने बो को जितना स्ट्रेच करोगे, बो इज़ योर तुम्हारा तीर जो है, उसको जो तुम कितना स्ट्रेच करोगे तो उतनी ही एबिलिटी उसको लगेगी उस एरो को उस स्पीड से जाने के लिए। अब मतलब दैट दी स्ट्रेच्ड बो ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो एक अपनी जगह पे रह के भी एनर्जी है उसमें, पर जब तुम उसे छोड़ोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो
तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच्ड कंडीशन में चलेगी। आर्चरी का जो मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी में स्ट्रेच्ड मतलब स्ट्रेच कर रहे हो, तुम उसे खींच रहे हो, वो है इसका मेन फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी में। So yeah, this was all about this video. We'll see you in the next video with the new PYQ, and we'll start with your 2017's PYQ in the next video. Hope you like it. Share, subscribe, comment. See you. Bye bye. Take care.